जी कैफेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आप खड़े क्यों हैं भाई? और खड़े, अच्छा मैंने ये नहीं कहा बैठ जाए, पूछा है आप खड़े क्यों हैं? असाइनमेंट नहीं की? खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। ये भाई आप इतनी मुश्किल से खड़े हुए हैं क्यों? असाइनमेंट नहीं किया आपने? आप ही खड़े रहे, आप ही खड़े रहे। कैफेट, आज के लेक्चर का लेक्चर नंबर 61, चैप्टर, पीछे चले जाओ भाई, इनको प्रॉब्लम हो रही है, पीछे शाबाश, फौरन पीछे चले जाओ, फौरन पीछे चले। चैप्टर 4 तो चैप्टर 5 की भी थोड़ी सी कर लेते, चैप्टर 4 की इतनी ज्यादा की थी तो दोनों। मैंने कहा था आपको कि आपकी ऑनगोइंग असाइनमेंट जो डेली बेसिस वो करनी है, वो तो साथ साथ करनी है। डेली यही कहता, पीछे चले जाओ, बैठ जाए, बैठ जाए। कल मैं पीछे आपको उधर खड़ा कर देना, मैंने बैठ जाओ भाई, आप ही बैठ जी। तो आज के लेक्चर में एक तो हम आपकी होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और फिर 13 नंबर का क्वेश्चन रिसेंट अटेम्प्ट में जो आया 13 नंबर का एलिमेंट। अब देखे चैप्टर, देखे ना, चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, 2 सफों में निमट जाता है चैप्टर। और स्टूडेंट ये समझ, छोटा सा चैप्टर, इसमें कौन सा है कि आपने क्वेश्चन पूछ लेना है, तो पूछेगा भी 2-3 नंबर का पूछेगा, तो चांस पे छोड़ देते हैं। हाँ, तो आपको पता है एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी बताया था आपको, तो आई कैप कभी कभी ऐसे करता है, वो 4-5 अटेम्प्ट तक छोटा चैप्टर जो है ना उसको हाथ भी नहीं लगाता, और फिर एक अचानक फिर 8-10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा, ताकि जिन स्टूडेंट ने सिलेक्टिव स्टडी किया वो सारे उसमें उड़ जाए। हाँ जी, तो इसीलिए आपने सीए के किसी भी पेपर में, खासतौर पे ऑडिट में और अमूमी तौर पे सीए के किसी भी पेपर में सिलेक्टिव स्टडीज नहीं करनी। आपको एक रूल बताया था ना मैंने कि सारे कंसेप्ट्स को 50% कंसेप्ट्स को डेप्थ में करने से बेहतर है 100% कंसेप्ट्स को आप एवरेज लेवल पे कर लें। 100% कंसेप्ट्स को एवरेज लेवल पे करेंगे, इसमें पास होने का चांस ज्यादा है। अगर 50% कंसेप्ट्स या 60% को एक्सपर्ट लेवल पे कर लेंगे, इसमें पास होने का चांस कम है। तो डेप्थ से ज्यादा कवरेज है हमें सीए के किसी भी पेपर में, ये आपको बता रहा हूं। बहरहाल, तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद 2 कंसेप्ट हमारे इस चैप्टर में है मजीद, टोटल 3 कंसेप्ट थे, कल हमने कवर कर लिया। 2 कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर और वर्क कंप्लीमेंट्री और एडिशनल टू एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। पहले हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट में वॉल्यूम 1 की असाइनमेंट पहले। क्वेश्चन 1 कह रहा है, अजीम एंड कंपनी हैव बीन द ऑडिटर्स ऑफ शाहिद कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स। पिछले कई सालों से ऑडिटर हैं। इनिशियल ऑडिट है कि रिकरिंग ऑडिट है? रिकरिंग। क्या इतनी इंफॉर्मेशन से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि अदर मैटर आएगा कि नहीं रिपोर्ट में? अदर मैटर आएगा कि नहीं? अदर मैटर पूछा है कि ऑडिट मैटर नहीं पूछा। अदर मैटर नहीं आएगा क्योंकि अदर मैटर इनिशियल ऑडिट पे आता है। जब पिछले, अच्छा की ऑडिट मैटर आएगा कि नहीं? वो आएगा, लिस्टेड कंपनी है तो की ऑडिट मैटर बिल्कुल आएगा। शाबाश। ये वैसे एडिशनल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका रिक्वायरमेंट से ताल्लुक नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम वो क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, हम तो अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिट एंगेजमेंट मैनेजर। आपको ऑडिट एंगेजमेंट मैनेजर के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया। अच्छा, रिपोर्ट पे साइन एंगेजमेंट मैनेजर करता है या पार्टनर? एंगेजमेंट पार्टनर, शाबाश। अच्छा, एक होता है मैनेजर, एक है एंगेजमेंट मैनेजर। फर्क क्या है? भाई फर्म में 10 हो सकता है मैनेजर हो, एंगेजमेंट मैनेजर जो इस एंगेजमेंट को मैनेज कर रहा है, जो इस क्लाइंट का एंगेजमेंट मैनेजर है, ठीक है। बाकी दूसरे होंगे वो अपने अपने क्लाइंट देख रहे होंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन द मैटर्स व्हिच यू वुड कंसीडर व्हाइल असेसिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। वो मैटर्स बताइए जो आप कंसीडर करेंगे व्हाइल असेसिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। रिक्वायरमेंट में सबसे अहम अल्फाज कौन से हैं? 2, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस। तो कह रहे हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस पे जो मैटर कंसीडर करेंगे आप वो बताइए। क्या ये कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है या स्टैंडर्ड वाला? स्टैंडर्ड वाला। तो क्या बताएंगे? कॉम्पिटेंस को वैल्यूएट करना है, क्लाइंट की इंटेग्रिटी को, और कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग एथिकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। फिर ये सिग्निफिकेंट मैटर व्हिच अरोज ड्यूरिंग प्रीवियस एंगेजमेंट। क्लियर हो गया क्या लिखना है इसमें? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब ये प्रॉब्लम आपने पूछनी है सर, पॉइंट 4 है, नंबर 5 है, यही पूछना चाह रहे हैं? अच्छा चले और पूछिए। नहीं, वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट मैटर्स की बात कर रहा है, वो पिछले साल के की ऑडिट मैटर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट मैटर नॉर्मली की ऑडिट मैटर की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे कह रहा है वो सिग्निफिकेंट मैटर्स जो हमारे एक्सेप्टेंस को इफेक्ट कर रहे हो, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड। वो कोई की ऑडिट मैटर हो भी सकते हैं, लेकिन की ऑडिट मैटर के अलावा भी चीजें हो सकती हैं।
वो हो सकता है कोई ऐसी चीज हो, पिछले ऑडिटर ने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया हो कि जी एविडेंस ही नहीं देते ये लोग, उसको हम एक्सेप्टेंस के बाद कंसीडर करेंगे, भाईजान पिछले ऑडिटर को एविडेंस नहीं दिया, हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, या इसके अलावा हो सकता है कि प्रीवियस फीस पेंडिंग हो, या हो सकता है कि हमें प्रीवियस एंगेजमेंट जो क्लाइंट के लिए परफॉर्म की उसमें पता चला हो कि मैनेजमेंट जो है वो ईमानदार नहीं है, डिसऑनेस्ट है। ठीक है, इस तरह के जो फैक्टर्स, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं जो हमारी एक्सेप्टेंस डिसीजन को इफेक्ट कर रहे हो, जो हमारे जनरली ऑडिट को इफेक्ट ना कर रहे हो, वो तो बाद में देखते हैं ना। एक्सेप्टेंस स्टेज पे तो हमने ये देखना है कि वो फैक्टर जो एक्सेप्टेंस से रिलेट कर, ये बड़े बड़े चंद एक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, क्लाइंट की इंटेग्रिटी है, कोई स्कोप लिमिटेशन, डिसएग्रीमेंट वगैरह, इस तरह की चीज है। ये सिग्निफिकेंट मैटर्स है, ये मुराद है। इसमें सबसे अहम चीज होती है ना जो केस स्टडी में टेस्ट करता है सिग्निफिकेंट मैटर्स में, है इंटेग्रिटी। कह रहा है आपको अपने पास के किसी एक्सपीरियंस की वजह से अगर पता चला ना मैनेजमेंट में कोई बंदा ऐसा है जिसकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है, तो चाहे अभी इस एंगेजमेंट पे आपने एविडेंस उसकी इंटेग्रिटी के बारे में या आपको कुछ भी नहीं पता चला, आप उस पास्ट इंफॉर्मेशन की बेस पे उसको अपने डिसीजन मेकिंग में कंसीडर करें। क्लियर जी? चलिए, सम टाइम ऐसा होता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में नॉर्मली किसी एक पॉइंट के 2 मार्क्स भी हो सकते हैं। जैसे हो सकता है जो कंप्लायंस में इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स है, लीगल रिक्वायरमेंट्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इसके 2 नंबर दिए होंगे, कंपैरेटिवली लेंथी पॉइंट है। और वैसे भी जनरली पहले जो क्वेश्चन हुआ थे ना ज्यादा पुराने, उनके मार्क्स थोड़े ज्यादा होते थे, अब क्वेश्चन के मार्क्स कम है। लेकिन बहरहाल ये आपको प्रॉब्लम किसी ना किसी एक आधे क्वेश्चन में हर पेपर में आएगी, खासतौर पे थ्योरी के हर पेपर में। न्यूमेरिकल में मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती, कि लेंथी कैलकुलेशन थोड़े नंबर दे दिए या थोड़ी सी कैलकुलेशन थी ज्यादा नंबर दे दिए। न्यूमेरिकल में होती है प्रॉब्लम कि न्यूमेरिकल में जस्टिफाइड होते हैं सारे मार्क्स, लेकिन थ्योरी के पेपर में एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है पेपर में जिसके मार्क्स कम होंगे या ज्यादा होंगे, सिमेट्री नहीं होगा जो रिक्वायरमेंट है, और उसमें हमने फिर एडजस्टमेंट करनी होती है, एलोकेशन करनी होती है, ट्यूनिंग करनी होती है। कभी ट्यून अप करना होता है अपने मटेरियल को, कभी ट्यून डाउन करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में वैसे असूली तौर पे तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर मुझे एग्जाम में पता चले कि मार्क्स ज्यादा है तो मैं हो सकता है कुछ थ्रेट का मटेरियल, कोड ऑफ एथिक्स का भी थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। हालांकि असूली तौर पर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मुझे क्योंकि रेलिवेंट है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस रेलिवेंट है। तो बहरहाल क्वेश्चन 2, your firm has been asked to submit a tender for appointment of an engagement currently held by another firm of chartered accountants। अब आप कोटेशन भेज रहे हैं, टेंडर का मतलब कोटेशन भेज रहे हैं। ठीक है, कि अगर हमें आप ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, हम ये फीस लेंगे, ये काम करेंगे। रिक्वायर्ड ब्रीफली डिस्कस द सेफगार्ड्स that shall be applied to eliminate any threats or reduce them to acceptable level before accepting the engagement। सबसे अहम लफ्ज एक कौन सा? सेफगार्ड। फिर इसके बाद सेफगार्ड ने हमें बताया कि कोड ऑफ एथिक्स में जाना है। फिर इसके बाद अगली रिक्वायरमेंट कि हमें क्या बता रहा है कि थ्रेट्स बताओ, ये कह रहा है कि सेफगार्ड्स बताओ, कि थ्रेट को वैल्यूएट कैसे करना है वो बताओ। तो वो हमने जो टेबल पढ़ा था 1 2 3 कॉलम, पहला तीसरा कॉलम, शाबाश। क्या सेफगार्ड्स थे? इंटेग्रिटी के। क्या सेफगार्ड थे? कॉम्पिटेंस के बता दें। तो दोनों बताएंगे, दोनों ही बताएंगे। इसमें क्या मतलब, ये क्यों पूछा? दोनों नहीं बताएंगे, दोनों ही बताएंगे ना। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से कहीं लग रहा है आपको कोई एक ही पूछ रहा है? ऐसे ना किया करें, दोनों सुना है। एग्री, रियलिस्टिक, टाइम फ्रेम, सफिशिएंटली एक्सपीरियंस स्टाफ, एक्सपर्ट को एंगेज करना है अपनी सेशन। जहां नेसेसरी हो एक्सपर्ट को एंगेज करें। और जो इंटेग्रिटी वाला पॉइंट था, 1 मिनट हरी, क्या करना है इंटेग्रिटी वाले में? क्या करना है? और दूसरा थ्रेड के क्या सेफगार्ड है? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करें ताकि क्लाइंट की इंटेग्रिटी में गड़बड़ है तो पता चल जाए, और अगर हमें पता चले इंटेग्रिटी नहीं है, हम उधर ही कहें बाय बाय बाय। यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज नहीं बताया हुआ उसने, बताया कहां से? सिर्फ अदर सोर्सेज का। अदर सोर्सेज क्या होंगे ये नहीं बताया। ठीक है, अदर सोर्सेज न्यूज़पेपर वगैरह, बिल्कुल, या नेट, यूट्यूब से कौन सी इंफॉर्मेशन? नेट पे आपको पता चले कि डायरेक्टर में अयान अली है, आपके ये पता नहीं कौन है, ये पता नहीं कौन है, सर्च करते हैं और जैसे ही गूगल पे सर्च किया फौरन फैसला कर लिया, एक्सेप्ट का करना है कि रिजेक्ट करना है।
रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है। क्यों रिजेक्ट करना है? डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी डाउटफुल है, मैनेजमेंट से जो हम बार बार रिप्रेजेंटेशन लेते हैं ये भी डाउटफुल हो गई। बेहतर यही है। हाँ अच्छा, लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है बेहतर यही है कि एक्सेप्ट ना करे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑडिटर का अपना डिसीजन है, वो चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर इसको एक्सेप्ट करता है ना तो याद रखिए रेगुलेटर्स को भी पता होता है आई कैप ऐसी कि इस कंपनी के डायरेक्टर कौन कौन है, उसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू फिर जरूर करते हैं वो, उसका क्वालिटी। तो फिर ज़हनी तौर पे अगर आपने इस तरह के क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया ना तो फिर आई कैप आके क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू अच्छे खासे। इसीलिए हमें भी अगर क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं ना, हमें अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंतहाई इंक्रीज कर देना चाहिए, हमें अपने प्रोसीजर्स भी ज्यादा कर देने चाहिए, एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करना, यानी हमें भी फिर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इस तरह के क्लाइंट पे अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बेहतर यही है जिंदगी आसान रखें, कैसे एक्सेप्ट ना कर। ये क्लाइंट है, दूसरा कोई क्लाइंट आ जाएगा मेरे भाई, दूसरा क्लाइंट बेतहाशा बैठे हुए मार्केट में। भाई ये क्वेश्चन 2 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन नंबर 4, 13 नंबर का। अच्छा इसके वैसे ना कोई 8-10 नंबर तक बनते थे इसके, ये बाकी तो इसने सिर्फ ना आपको अलर्ट करने के लिए, हाँ कि भाई के आप छोटे छोटे जो इंडिविजुअली इमटेरियल टॉपिक समझते हैं ना आप, वो मिल के नहीं, वो अकेला भी क्वालिटेटिवली मटेरियल हो सकता है। तो मटेरियल कर दिया, 13 नंबर मटेरियल है। अच्छा पढ़ते हैं, देखते हैं हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं। ये नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं, वैसे आपको एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। Your firm has been approached by a recently formed IT company, Data Technology Limited (DTL), for appointment as its statutory auditor. DTL is mainly owned by 3 foreign companies who are all registered abroad in tax haven countries. Tax haven countries जहां पे टैक्स रेट्स कम होते हैं, हाँ टैक्स के हवाले से जनरल। Your firm does not have any experience of auditing an IT company. आपका IT कंपनी का कोई एक्सपीरियंस, तो मेरा हाल इधर ही डिसीजन हो गया। नहीं भाई, कभी ना कभी तो पहली दफा करना ही है ना आईटी करने, तो इस दफा क्यों नहीं? तो इसका मतलब है स्टेट अफेयर रिव्यूज नहीं, हाँ लेकिन थ्रेट है, थ्रेट जरूर है। थ्रेट क्या है? एक थ्रेट तो यह कि हमारे पास उतने कॉम्पिटेंस लेवल नहीं होगा आईटी कंपनी को ऑडिट कर लें, और दूसरा इसके जो मैनेजमेंट में, डायरेक्टर्स में, ओनर्स में लोग हैं वो पता नहीं कौन है, वो भी तो देखना चाहिए। Required in the light of code of ethics for chartered accountants. किसको अंडरलाइन करेंगे? एथिक्स को। Identify the threat to the fundamental principle. Threat बताने हैं and discuss how your firm would evaluate these threats. evaluate कैसे करोगे ये भी बताओ, थ्रेट भी बताओ, evaluate कैसे करोगे ये भी बताओ। Also briefly discuss safeguards available to your firm. सारे का सारा ही छाप देना। अच्छा लेकिन इस तरह नहीं, टेबल फॉर्म में छापना लाजमी नहीं है, आप इसको अलग हेडिंग देके भी कर सकते हैं कि एक इतना तो मार्क्स भी तो 13 नंबर है, और मुझे तो लगता है बल्कि 13 के लिहाज से भी ये मटेरियल थोड़ा सा कम है। 13 पॉइंट बनते हैं, गिन के देखे 13 पॉइंट्स बन जाए। हाँ 13 पॉइंट्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओए होए 13 पूरे के पूरे बन गए, 13 बन गए पूरे। उसे लगता है गिन के 13 नंबर रखे हैं। ये सवाल अब शायद ना आए, या आए तो 2 या 3 नंबर के साथ आए। अब जाहिर है किस्मत की बात होती है भाई, लेकिन आप ये ना समझिए इस अटेम्प्ट में इतना आसान क्वेश्चन, अटेम्प्ट आसान, इसमें दूसरे क्वेश्चन भी थे जिन्होंने तबाही फेरी, और भी क्वेश्चन थे। बहरहाल भाई इसमें क्लियर हो गया कौन कौन से थ्रेड्स हैं, बताओ थ्रेड कौन सा है? थ्रेड टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। पॉइंट्स बताइए वैल्यूएशन के, और कोई नहीं बोलेगा, वैल्यूएशन के पॉइंट्स बताइए। थ्रेड टू कॉम्पिटेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। स्कोप ऑफ एंगेजमेंट का मतलब कि एंगेजमेंट में हमने किन किन चीजों को कवर करना है, ठीक है? क्वालिटी कंट्रोल, नॉलेज ऑफ रेलिवेंट इंडस्ट्री,
सब्जेक्ट, शाबाश शाबाश, बिल्कुल। तो क्लियर हो गया ना कि क्या लिखना है, क्वेश्चन समझ आ गया, जो सॉल्यूशन लिखना है इसका वो भी समझ आ गया आपको। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में आगे होंगे। क्वेश्चन 3, अब ये वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन है, 2 वॉल्यूम 2 के भी क्वेश्चन थे, 3 और 5। 3, your firm has been approached by Snipe Limited to accept appointment as external auditor for the year ending 30 June 2011। वो आए हमारे पास, एक्सेप्ट कर ले। इनिशियल ऑडिट के रिकरिंग इनिशियल लग रहा है हमारे पास आए हैं कि एक्सेप्ट कर ले, वरना हमारे पास ना था वैसे कहता है कंटिन्यू कर ले। इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून द प्रीवियस ऑडिटर से तो कंफर्म हो गया, वो जो उधर आप सोच रहे थे सर क्लियर नहीं है, अब क्लियर कर लिया। प्रीवियस ऑडिटर इशूड ए क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ओवर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन। This matter was cited by the previous auditor in response to your firm's letter requesting information that might influence your firm's decision as to whether to accept the engagement। अब याद है हमने पढ़ा था प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर भेजेंगे, तो जब हमने लेटर भेजा उसने कहा भाईजान ये डिसएग्रीमेंट, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, लड़ने वाले बात बात पे लड़ते हैं, और एक इन्वेंट्री इशू के ऊपर तो इन्होंने कहा कुछ भी कर लें, हमने अपने जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट उसको चेंज नहीं करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेक्ट नहीं कर, तो हमने भी कहा ठीक है हम क्वालिफाइड ओपिनियन दे देते हैं। In addition, previous auditor stated that the audit fee due for the year ended 30 June 2010 remain unpaid। तो अनपेड रहनी थी, क्वालिफाइड ओपिनियन जो दे दिया, क्वालिफाइड ओपिनियन देने के बाद ऑडिटर को फीस मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए फीस, मिलनी चाहिए, काम तो किया है, काम तो किया है। नहीं डॉक्टर ये कहता है भैया ऑपरेशन ना, कहा हाँ बंदा मर गया तो मैं पैसे ना देना, ऐसे थोड़ी होता है, वो तो पैसे मिलने चाहिए। तो उस ऑडिटर के साथ जाती हुई हम, अच्छा हमें उस प्रीडिसेसर ऑडिटर का साथ देना चाहिए कि नहीं, आज हम उसका साथ देंगे, कल को हमारा भी साथ देंगे, बिल्कुल। 85, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एथिकल इशू राइजिंग फ्रॉम द अबव। इस इंफॉर्मेशन से जो एथिकल इशू राइज हो रहे हैं वो बताइए। एंड 2 इश्यूज राइज हो, एक इंटेग्रिटी डिसएग्रीमेंट की वजह से, डिसएग्रीमेंट की वजह से। अच्छा एथिकल इश्यूज उसने कहा है, उसने थ्रेट नहीं कहा, इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं, इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं। डिसएग्रीमेंट भी एक इशू है, फीस पे नहीं की ये भी एक इशू है। इसको थ्रेट की वर्ड लिखना लाजमी नहीं है, जो हम कहते हैं इंटेग्रिटी थ्रेट, क्योंकि उसने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में थ्रेट नहीं पूछा, उसने कहा कोई भी इशू बता दो, वरना अगर थ्रेट के लफ्ज आते हैं ना तो हम वो थ्रेट के स्टैंडर्ड नेम जो है वो यूज करना लाजमी हो जाता हमारे पास। And identify any action your firm should take in respect of this matter before deciding whether it should accept the appointment as external। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये केस स्टडी है, अब आपने अपने सोच को थोड़ा ब्रॉड करना है। अब ये एक्सपेक्ट ना कीजिए कि आप कोई बताइए सर वो कौन सी चीज है जो इधर छापनी है, आपने खुद सिचुएशन को पढ़ के डिसाइड करना है इसमें क्या होना चाहिए अपनी जजमेंट की बेस पे। पहले तो ये देखें इसमें 2 इश्यूज कौन कौन से हैं। एक डिसएग्रीमेंट है मैनेजमेंट के साथ काउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर, फीस पेंडिंग नहीं है। आप बताइए मेरे भाई क्या करेंगे, आपको पता चला प्रीडिसेसर राइटर ने कहा डिसएग्रीमेंट है, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अच्छा नीचे लिखा हुआ था प्रीडिसेसर राइटर ने भाईजान मेरी माने इसको रिफ्यूज कर दें। अगर प्रीडिसेसर राइटर हमें सजेस्ट करे कि एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करके हमारे पर लाजिम हो जाता है, डिसीजन हमारा ही होगा। बताइए डिसएग्रीमेंट है, आप ये 2 इशू आपके सामने आए, आप इन इश्यूज के जवाब में एंगेजमेंट को रिफ्यूज कर देंगे या इन इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। वैसे आप प्रैक्टिस में रिफ्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सिंपल रिफ्यूज अगर 1 लाइन लिखेंगे इसके नंबर नहीं देगा। वो एक्सपेक्ट करता है कि हम उसे जो है एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दें। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये नहीं है कि 2 इशू सामने आए हैं तो एंगेजमेंट को रिफ्यूज कर दिया जाए। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये है कि 2 इश्यूज आए हैं, इनको मैनेज कैसे करना है, एड्रेस कैसे करना है। तो बताइए डिसएग्रीमेंट वाला कैसे होना चाहिए, मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है, और फिर मैनेजमेंट से पूछेंगे सर अब आपका क्या प्लान है, सजेस्ट करेंगे उन्हें कि इसके मुताबिक। अगर मैनेजमेंट कहे नहीं अभी हमने वही काउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करना है, तो फिर हम उन्हें बता देंगे कि हम एंगेजमेंट लेटर में कि हम फिर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे जो पिछले ऑडिटर ने किया, हम भी वही करेंगे। तो ये डिस्कस कर लेना और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देना जरूरी है ताकि एंड में लड़ाई झगड़ा ना हो। दूसरा इशू फीस का, फीस के इशू में क्या करेंगे, फीस के इशू में क्या करेंगे, फीस के इशू में
फीस के इश्यू में क्या करेंगे? फीस पेंडिंग है, क्या करेंगे? प्रीडिसेसर राइटर ने कहा भाईजान फीस नहीं मेरी दी, तो हम क्लाइंट से वादा लेंगे, मेरा ये ख्याल है कि चलो पिछले राइटर की फीस नहीं ना दी, हमें हमारी एडवांस में फीस दे दो। नहीं, ये अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है क्या? अपनी फीस एडवांस में ले ले, अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं है। अप्रोप्रिएट एक्शन क्या है फिर? कि क्लाइंट से कहा जाए कि जो प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस है इसको पे करो, इसको पे करो, क्यों नहीं पे कर रहे? और उसको कहा जाए, एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी जाए कि अगर तुमने फीस पे नहीं की क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। ऐसे कहते हैं ना आप लोगों को, तो उसे कहें अगर तुमने प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस पे नहीं की ना तो आइंदा से तुम्हारा कोई ऑडिट नहीं करेगा, हम भी ऑडिट नहीं करेंगे, हम भी ऑडिट नहीं करेंगे। याद रखिए, अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस पेंडिंग हो, कोड ऑफ एथिक्स कहता है इनकमिंग ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट। कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? इनकमिंग ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट एंगेजमेंट। कब तक ना एक्सेप्ट करे? कब तक ना एक्सेप्ट करे? जब तक प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस पे ना हो जाए। इसीलिए इस केस में नहीं, आवाज बिल्कुल ही नहीं आई, आ रही थी बड़ी दूर से आ रही थी, तो मैं दूर चला गया था इसलिए दूर से आ रही थी। उनकी हिम्मत देखें, वो बेचारे उधर बैठे हुए हैं। नहीं, वैसे उधर स्पीकर भी लगा हुआ है। तो दोबारा बता देता हूं, प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस अगर पे नहीं हुई, कोड ऑफ एथिक्स कहता है क्लाइंट से कहो कि उसकी फीस पे करें, फीस पे करते तो हम तुम्हारा ऑडिट करते हैं, वरना नहीं करेंगे। जब तक प्रीडिसेसर ऑडिटर की फीस पे ना हो, ये याद रखिए असूल, नेक्स्ट ऑडिटर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। कर लिया तो उसकी गर्दन उड़ा देनी ऑडिटर की, आई कैप ने। भाई ये दोनों मसले क्लियर हो गए। दो मसले थे डिसएग्रीमेंट का, वो भी कोशिश की क्लाइंट के साथ बातचीत से हल हो जाए, नहीं हल होता उस पर फिर हमने उसे बता दिया कि क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे तेरे को, और फीस वाला इशू भी बैठ के डिस्कस किया, हल हो जाए अच्छी बात। और वो हल ना हो तो अच्छा आप नोट करें, ज्यादा स्वेयर एक्शन किसके ऊपर है? फीस वाले के ऊपर। क्योंकि इस वजह से नहीं कि पैसे अहम है, इस वजह से कि क्लाइंट इसको ब्लैकमेलिंग के तौर पे यूज करता है। क्लाइंट कहता है देखा पिछले ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था, उसकी फीस अभी तक पेंडिंग है, अगली बात तुम खुद ही समझ आओ ऑडिटर, कौन सा ओपिनियन दोगे? ये ब्लैकमेलिंग के लिए यूज किया। इसीलिए कहता है कि ऑडिटर को ऑडिट करते हुए इस फिक्र से आजाद होना चाहिए कि मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसे जरूर मिलेंगे इसको। Your firm fifth, your firm has been invited by Tony, the managing director and majority shareholder of Wedge Limited, to accept appointment as external auditor, initial auditor। हमारे पास टोनी मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को, चीफ एग्जीक्यूटिव का दूसरा नाम मैनेजिंग डायरेक्टर, समटाइम इसको प्रेसिडेंट भी कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी, एंड मेजॉरिटी, अच्छा मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी है। योर फर्म्स क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर हैव आइडेंटिफाइड ए रिसेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल। आपकी फर्म के जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर होते थे ना, क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले जो परफॉर्म करने हैं, जब वो प्रोसीजर परफॉर्म किए गए तो एक न्यूज़पेपर आर्टिकल मिला, सर्च की होगी नेट पे बैठ के, विच रिपोर्टेड डिटेल्स ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू ए फ्रॉड कमिटेड बाय टोनी। इसने फ्रॉड किया है और कोर्ट में इसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है। Explain why this matter should be considered when deciding whether or not to accept the appointment. Why? क्योंकि ये lack of integrity by management शो कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा रिस्क ऑफ फ्रॉड बढ़। और जब जिस मैनेजमेंट में इंटेग्रिटी नहीं, जो मैनेजमेंट झूठ है, झूठी है, फ्रॉड करने वाली है, उससे जो हमें एविडेंस मिलेगा वो भी रिलायबल नहीं है, उससे जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगी वो भी रिलायबल नहीं है। भाई झूठा बंदा जो बात करे वो भी झूठी है। तो ऐसी मैनेजमेंट जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, इमोरल इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, इससे जो हमें रिप्रेजेंटेशन, जगह जगह रिप्रेजेंटेशन लेते हैं ना मैनेजमेंट से, रिप्रेजेंटेशन, तो जो रिप्रेजेंटेशन हम मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेंगे वो भी रिलायबल। तो इसमें हमें, वैसे उसने पूछा है कोर्स ऑफ एक्शन, नहीं, उसने सिर्फ ये पूछा क्यों मैटर, तो हम इतने डिस्कशन से बता देंगे। हमें असूली तौर पे ऐसी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर, लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं एक्सेप्ट करना है तो क्या करें? प्रोसीजर बढ़ा दें, सेफगार्ड अप्लाई यानी प्रोसीजर आपने बढ़ा दें, ठीक है। सीनियर टीम मेंबर लेके जाएं, प्रोफेशनल सर्विस इंक्रीज करें, एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करें। ये कौन से प्रोसीजर है भला? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के।
क्योंकि जब मैनेजमेंट इंटेग्रिटी नहीं है, मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो ये रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, क्योंकि मैनेजमेंट तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रही होती है। क्लियर ये क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम? ये पता चल गया कि ये मैटर हमने इग्नोर करना है कि कंसीडर करना है? ये न्यूज़पेपर में खबर आई है, क्यों कंसीडर करना है? हमारे ऑडिट को इफेक्ट करता है, हमारा रिस्क बढ़ाता है। क्लियर? क्लोज करते हैं इसको। चलिए, हाँ जी, एक जगह पे टर्म यूज हुई है ओपिनियन शॉपिंग। ओपिनियन शॉपिंग का मतलब क्या होता है कि जब क्लाइंट कोई रिश्वत ऑफर करके अपनी मर्जी का ओपिनियन लेने की कोशिश करे, तो कहते हैं ओपिनियन शॉपिंग। क्लाइंट मुख्तलिफ तरीकों से कोशिश करता है, यही कोशिश करेगा ना उसे अपनी मर्जी का ओपिनियन मिले, इसे क्या कहते हैं? ओपिनियन शॉपिंग। नेक्स्ट, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। दो कंसेप्ट है आज के, एक प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर और दूसरा एडिशनल वर्क। प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सुन लीजिए। प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर क्या है? इन शॉर्ट, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर कहते हैं जब कोई इनकमिंग ऑडिटर आने वाला, जिसे प्रपोज्ड ऑडिटर या प्रपोज्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कहते हैं, इन शॉर्ट हम इनकमिंग कहेंगे, जब कोई इनकमिंग ऑडिटर एक्सेप्टेंस का डिसीजन कर रहा होता है कि मुझे उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, और क्लाइंट के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा होता है, तो कोड ऑफ एथिक्स हमें ये कहते हैं कि आपके पास जो बेहतरीन सोर्स ऑफ एविडेंस है ना इस सिचुएशन में, वो है प्रीडिसेसर ऑडिटर से पूछ लो। आपका तो अभी क्लाइंट के साथ वास्ता अभी ताजा पड़ा है, प्रीडिसेसर ऑडिटर पूरा 1 साल क्लाइंट के साथ गुजार चुका है, भुगता चुका है, वो क्लाइंट के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन जो अंदर की वो दे सकता है, जो आपके एक्सेप्टेंस से रिलेट कर रही हो, जो आपके एक्सेप्टेंस डिसीजन से रिलेट कर रही हो। इसलिए कोड ऑफ एथिक्स ने कहा कि ये रिक्वायर्ड है। क्या ये रिक्वायर्ड? क्या रिक्वायर्ड है कि हर इनकमिंग ऑडिटर आउटगोइंग ऑडिटर को, प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर लिखे, उस लेटर में लिखे कि मैं इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करने जा रहा हूं, अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मेरे एक्सेप्टेंस के डिसीजन से रेलिवेंट हो, मेरे एक्सेप्टेंस के डिसीजन को इफेक्ट करे, बराए मेहरबानी मुझे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। ये इसे कहते हैं प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। ये लेटर सेंड करना लाजमी है। जब कभी इनिशियल ऑडिट होगा, जब कभी कोई नया ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी है पुराने ऑडिटर को लेटर सेंड करे। इस लेटर का नाम क्या है? प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। एक जगह पे इसको एटिकेट लेटर भी कहा गया था, एनओसी लेटर भी कह सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इसका नाम रखा है प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। किसने लिखना है? इनकमिंग ऑडिटर ने, जो भी एक्सेप्ट करने जा रहा है। किसको लिखना है? प्रीडिसेसर ऑडिटर, आउटगोइंग ऑडिटर को। इसमें क्या पूछेगा कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक्सेप्टेंस डिसीजन से रिलेट करती हो, अहम हो, इफेक्ट करती हो, हमें बता दे। जिस तरह इनकमिंग वो बेसिकली मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी के बारे में इशू हो सकता है, वो पेंडिंग फीस के बारे में कोई इशू हो सकता है, कोई डिसएग्रीमेंट है क्लाइंट के साथ किसी जगह पे, इनअप्रोप्रिएट स्कोप लिमिटेशन है, इस तरह की चीजें, बड़ी बड़ी चीजें। जिस तरह इनकमिंग ऑडिटर के ऊपर लाजिम है कि उसने आउटगोइंग ऑडिटर, प्रीडिसेसर ऑडिटर को प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करना है, उसी तरह आउटगोइंग ऑडिटर के ऊपर भी लाजिम है कि वो रिप्लाई करे, शाबाश, वो उस लेटर का रिप्लाई करे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कहानी में, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, जो कि ये बताता है कि आप जब कभी क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी से शेयर करेंगे, क्लाइंट से पूछ के करेंगे, उसकी इजाजत के, कॉन्फिडेंशियल। इसीलिए वो आपको सिखा रहा है कि प्रैक्टिकली चूंकि आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा, आपने प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर जरूर सेंड करना है, इसलिए आपको इस कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझा रहा है। इसका प्रोसेस क्या होगा, इसका ये है सिंपल, आपको लग रहा होगा पता नहीं कितनी चीजें, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट। तरतीब से सुनते जाएं, समझते जाएं। प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर, इस प्रोसेस में 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक इनकमिंग ऑडिटर, एक आउटगोइंग ऑडिटर। इनडायरेक्टली एक और पार्टी इन्वॉल्व है, क्लाइंट, क्योंकि उसने परमिशन देनी है, कंसेंट देनी है कि अच्छा हाँ आप ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर लें। इनकमिंग ऑडिटर ने प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करना है, लेकिन लेटर सेंड करने से पहले वो क्लाइंट से परमिशन लेगा। सर बताइए, क्या मैं आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूं, प्रीडिसेसर ऑडिटर को लेटर सेंड कर दूं? या तो परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या तो परमिशन दी जाएगी ना नहीं दी जाएगी। फिर जब परमिशन दी जाएगी
या तो रिप्लाई आएगा या नहीं आएगा, और जब रिप्लाई आएगा या तो उसमें कोई इशू होगा या नहीं होगा। यानी मैक्सिमम 4 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1, हमने क्लाइंट से पूछा, उसने इजाजत नहीं दी। नंबर 2, क्लाइंट से पूछा, इजाजत दे दी, लेटर सेंड किया, जवाब ही नहीं आया। नंबर 3, जवाब आया और उसमें इश्यूज थे। नंबर 4, जवाब आया और उसमें कोई इशू नहीं था। सबसे पहले बेहतरीन सिचुएशन की तरफ चलते हैं, गुड सिचुएशन। क्लाइंट से परमिशन ले, क्लाइंट ने परमिशन दे दी, लेटर सेंड किया, जवाब भी आया और जवाब में कोई मसला नहीं था। एक्सेप्ट कर लो, और क्या चाहिए। इस तरह का क्लाइंट तो किस्मत से मिलता है। फौरन एक्सेप्ट कर ले, फौरन एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। लेकिन अगर परमिशन मांगी और क्लाइंट ने परमिशन नहीं दी, हम कहेंगे अभी तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं की और तुम हमें परमिशन नहीं दे रहे, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने नहीं दे रहे, अभी तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं की, उससे पहले ही तुमने स्कोप लिमिटेशन इंपोज करना शुरू कर दिया है। एक्सेप्ट करने के बाद तुम क्या करोगे? तो ये स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस हो जाएगी। आपको याद है एक केस स्टडी में एक क्वेश्चन था जिसमें बड़ा था, स्कोप लिमिटेशन अगर आफ्टर एक्सेप्टेंस हो तो क्या इफेक्ट होगा, और बिफोर एक्सेप्टेंस हो यानी एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस तो क्या इफेक्ट, याद है? Yes, sir. हमने कहा था अगर आफ्टर एक्सेप्टेंस हो तो इफेक्ट क्या है, क्वालिफाइड है तो इफेक्ट, तो मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो विड्रॉ करेंगे इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। क्यों? क्यों? अगर स्कोप लिमिटेशन परवेसिव उस पर तो डिस्क्लेमर देते हैं, ये आफ्टर है। ये मैनेजमेंट की तरफ से अगर स्कोप लिमिटेशन हो तो फिर विड्रॉ करते हैं। भूल गए कंसेप्ट, भूल गए। अगर स्कोप लिमिटेशन हो ड्यूरिंग ऑडिट, ड्यूरिंग ऑडिट का मतलब है आफ्टर एक्सेप्टेंस है। स्कोप लिमिटेशन ड्यूरिंग ऑडिट हो, हमने देखना है उसका इफेक्ट क्या है, और हमने देखना है बाय सर्कमस्टेंसेस कि बाय मैनेजमेंट है। स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस है तो क्या करेंगे, इफेक्ट देखेंगे। मटेरियल इफेक्ट है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। और अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, पहले इसका इफेक्ट देखेंगे। क्या करते हैं, ऐसी की तैसी फेर दी है, खुदा का होकर है। दोबारा कितनी दफा दोबारा स्कोप लिमिटेशन, स्कोप लिमिटेशन निकली 2 एरो, एक है बिफोर एक्सेप्टेंस, एक है आफ्टर एक्सेप्टेंस। आफ्टर एक्सेप्टेंस आगे 2 एरोस, एक है बाय मैनेजमेंट, एक है बाय सर्कमस्टेंसेस। बाय सर्कमस्टेंसेस के 2 एरोस, अगर मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और अगर बाय मैनेजमेंट है 2 एरोस, अगर मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन प्लस अदर एस्पेक्ट्स, इफेक्ट ऑन अदर एस्पेक्ट्स। रिस्क बढ़ जाएगा, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी, ये भी तो था। और अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट इफेक्ट परवेसिव है, विड्रॉ करेंगे इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। और अगर विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल नहीं है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे और अदर मैटर पैराग्राफ भी ऐड करेंगे। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन किस वजह से देंगे, स्कोप लिमिटेशन है। अदर मैटर किस वजह से देंगे, विड्रॉ क्यों नहीं किया। ये कंप्लीट पिक्चर है स्कोप लिमिटेशन की, जो केस स्टडी में यूज होती है। अब है स्कोप लिमिटेशन बिफोर एक्सेप्टेंस। स्टैंडर्ड कहता है इतनी जिंदगी आसान नहीं है, एक्सेप्ट ही ना करे। स्टैंडर्ड कहता है स्कोप लिमिटेशन अगर बिफोर एक्सेप्टेंस है ना, तो इसमें देखना है बाय मैनेजमेंट है कि बाय सर्कमस्टेंसेस है। बाय मैनेजमेंट है तो आपका जवाब ठीक है, एक्सेप्ट ही ना करे। लेकिन अगर स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस है, बाय सर्कमस्टेंसेस है, तो फिर देखेंगे उसका इफेक्ट मटेरियल है कि परवेसिव है। जो भी इफेक्ट हुआ उस लिहाज से ओपिनियन मॉडिफाइड होगा, वो एंगेजमेंट लेटर में लिख दे, एंगेजमेंट लेटर में दर्ज करवा दे कि भाईजान स्कोप लिमिटेशन है लेकिन हम एक्सेप्ट इसलिए करें क्योंकि भाई मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट होती तो मुंह ही ना लगाते आपको। स्कोप लिमिटेशन बाय सर्कमस्टेंसेस है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन भैया क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा, डिस्क्लेमर ओपिनियन जाएगा। एंड पे लड़ना ना, अभी लिख दिया ताकि सनद रहे, लोगों के काम आवे। क्या लिख दिया, ओपिनियन देना एंड पे जाके है। फिर मैनेजमेंट, अच्छा अगर एक और सवाल,
एंगेजमेंट लेटर में लिख दिया कि वी एक्सपेक्ट टू एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन, क्योंकि स्कोप लिमिटेशन है। बाद में क्लाइंट ने स्कोप लिमिटेशन दूर कर दी, एविडेंस मिल गया, तो हम ये कहेंगे नहीं, हम तो चूंकि क्या बैठे एंगेजमेंट लेटर, इतने ज़बान के पक्के नहीं हम, ठीक है। अगर वो सर्कमस्टेंसेस जिनकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा था, अगर वो ड्यूरिंग ऑडिट चेंज हो जाएं तो नो प्रॉब्लम, हमारा ओपिनियन भी चेंज हो जाएगा, अभी अनमोडिफाइड दे देंगे। तो एंगेजमेंट लेटर में अगर आप कोई ओपिनियन पॉसिबल लिख देते हैं तो पक्का नहीं है कि वही ऑडिट रिपोर्ट में भी ओपिनियन जाएगा, सर्कमस्टेंसेस चेंज होने की वजह से ओपिनियन चेंज हो सकता है। तो अब क्लाइंट ने कहा खबरदार प्रीडिसेसर राइटर को कोई लेटर सेंड नहीं करना तुमने, हम कहेंगे अच्छा स्कोप लिमिटेशन है, बिफोर एक्सेप्टेंस एंगेजमेंट को रिफ्यूज ही करना बनता था। इजाजत पूछी, परमिशन मिल गई, लेटर सेंड किया, जवाब आया नो 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 नो, डिसएग्रीमेंट है, अकाउंटिंग में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मसला है, अब मेरी फीस भी नहीं दी इन्होंने। इश्यूज यही होंगे ना, कोई डिसएग्रीमेंट आएगा, हो सकता है कोई ओपिनियन मॉडिफाइड हो, कोई मसला हो, इनएप्रोप्रिएट डिसएग्रीमेंट हो सकता, प्रीडिसेसर कोई ना कोई शिकायत हो सकता है लगा दे, वो शिकायत हो सकता है ये हो कि भाई डिसएग्रीमेंट है, ये फाइनेंस को ऑपरेटिंग लीज समझते हैं और ऑपरेटिंग को फाइनेंस लीज समझते हैं। हो सकता है इश्यूज ये हो कि स्कोप लिमिटेशन है, इनसे डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स मांगे ये नहीं देते। इशू हो सकता है फीस का हो, इशू हो सकता है किसी मैनेजमेंट के इंटेग्रिटी का इशू हो। जब इशू सामने आए तो जैसे इशू सामने आया हमने फौरन कह देना नो, ऐसा सेफ गार्ड अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए, सेफ गार्ड अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा सेफ गार्ड क्या हो सकते हैं, मैंने 4 इश्यूज बताए जो नॉर्मली प्रैक्टिस में नॉर्मली प्रीडिसेसर राइटर 4 तरह के इश्यूज बताता है। अब वो किताब में नहीं लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ कुछ नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर प्रीडिसेसर राइटर ने इशू ये उठाया कि फीस नहीं दी इन्होंने, मेरी फीस पेंडिंग है, सेफ गार्ड क्या होगा, क्लाइंट से रिक्वेस्ट करके फीस क्लियर करवाएंगे, नहीं करता तो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा इशू हो सकता है वो ये कहे कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल है, तो फौरन नहीं बल्कि क्या करें, मैनेजमेंट से कहेंगे सर अपना इंटरनल कंट्रोल इंप्रूव करें, ताकि इंटेग्रिटी वाला बंदा फ्रॉड करना भी चाहे तो ना कर। पहले तो हिस्ट्री में ऐसी एग्जांपल भी है, ऑडिटर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा सर आपका एक डायरेक्टर है उसकी इंटेग्रिटी डाउट है, इससे डायरेक्टरशिप से रिमूव करें, वरना हम ऐसी एग्जांपल इतना स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हैं डायरेक्टर्स ऑडिटर्स। अगर ये नहीं तो फिर उनसे कहते हैं फिर अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्रूव करें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम इंप्रूव करें, गुड गवर्नेंस लेके आए, ताकि इस तरह का डायरेक्टर लेवल तो पॉइंट ही ना हो, और अगर पॉइंट हो तो सिस्टम इतना अच्छा हो फ्रॉड ना कर सके, और हम अपने प्रोसीजर्स भी बढ़ाएं, स्केप्टिसिज्म इंक्रीज करके अलर्ट। लेकिन इस सिचुएशन में ना मसला ये है, आप ऑडिट कर सकते हैं लेकिन आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है और प्रोसीजर बढ़ाने पड़ते हैं हर एरिया में। रूल आउट नहीं किया स्टैंडर्ड ऑप्शन को, लेकिन कहा कि इससे अगर एक्सेप्ट करते हैं ना आपके कोई इंटेग्रिटी डाउटफुल वाला बंदा डायरेक्टर में मौजूद है, तो फिर आपको कदम कदम पे फूक फूक के हर कदम रखना पड़ेगा, हर एरिया में फूक फूक के प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। दो के केस, एक कौन सा था, फीस का। अगर उन्होंने कहा कि जी स्कोप लिमिटेशन है, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं देते, आपके सेफगार्ड क्या होंगे, मैनेजमेंट से देगा सर जी उसको नहीं दिए, आपकी मेहरबानी हमें भी दे दीजिए, हमारे साथ अभी एग्री कर लें, मिनट्स ऑफ द मीटिंग हमें प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, नहीं बताएंगे तो हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर बताइए भी, उसके साथ पहले डिस्कस करके एग्री कर ले, अगर डिसएग्रीमेंट है तो वो भी पहले डिस्कस कर ले, सर जी ये स्टैंडर्ड है, ये क्राइटेरिया है, इसके मुताबिक ये फाइनेंस लीज बनती है, आप ऑपरेटिंग लीज कर अभी डिसाइड कर लें, किसी और पार्टी से ओपिनियन लेना है उससे पूछ लें, हमारे में शक है, किसी और ऑडिटर से पूछ लें, किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछ लें, ये फाइनेंस लीज ही बनती है। क्लाइंट से क्लाइंट एग्री कर ले तो अच्छी बात, अगर क्लाइंट कहे नहीं नहीं ये तो है ही ऑपरेटिंग लीज, फिर हम उसे अभी कह दे सर ठीक है हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा ओपिनियन क्वालिफाइड होगा, देख लें फिर। तो जो भी पॉसिबल इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट है वो कम्युनिकेट कर देंगे इनको थ्रू एंगेजमेंट लेटर, थ्रू, ये तो आपको बताया था ना रिपोर्ट चैप्टर 4 में कि जब कभी रिपोर्ट पे कोई भी मॉडिफिकेशन आए तो हम ऑडिटर ने उसको क्या करना, छुपा के रखना है ना, एंड तक फौरन बता देना है, ताकि वो करेक्टिव एक्शन लेना है तो ले ले। क्लियर हो गया, रिप्लाई आया और इश्यूज आए तो उनको हैंडल करना है, स्ट्रेट अवे नो नहीं करना, कर भी सकते हैं लेकिन हमने एग्जाम में कोशिश करनी है ऑल पॉसिबिलिटीज डिस्कस करें कि सेफगार्ड्स भी मौजूद है। रिप्लाई रिसीव ही नहीं हुआ
प्रीडिसेसर राइटर ने कहा भाग जाओ, नहीं बता रहा, तो फिर वही इंफॉर्मेशन अल्टरनेटिव सोर्सेज से ले ले। प्रीडिसेसर राइटर ने नहीं बताया, कोई बात नहीं, क्लाइंट के बैंकर से पूछ ले क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट के कस्टमर से पूछ ले कैसा बंदा है, सप्लायर से पूछ ले कैसी डीलिंग है, अदर सोर्स बता देंगे। ये जो इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्स, यानी जब हमें जवाब नहीं मिला ना तो फिर हमने कोशिश करनी, क्योंकि हमारा जनरल रूल ये होता है ना कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर से फिर एविडेंस, तो दूसरे सोर्सेज से ये अक्सर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कुछ जिस तरह प्राइवेट जासूस टाइप लोग होते हैं ना, उसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं, उन्होंने ना डाटा बैंक रखा होता है। जैसे एक आपने अपने सिलेबस के तक पढ़ा होगा, SCCP ने वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है, एक वेबसाइट बनाई गई है, उसके ऊपर उनका डाटा मौजूद होता है डायरेक्टर्स का, ठीक है। उसकी मेंबरशिप ले लें, आप उसको सर्च कर सकते हैं। अब ये कहानी तो सारी हो गई किसकी, इनकमिंग। अब हम बन जाते हैं आउटगोइंग ऑडिटर, जाने वाले। हमें लेटर, ऑफिस में बैठे थे, लेटर मिला, उसमें इनकमिंग ऑडिटर ने सलाम दुआ के बाद पूछा, सर जी ये क्लाइंट है, इसका ऑडिट करने जा रहे हैं, बताइए कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करे। अगर हमारे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो उसके डिसीजन को अफेक्ट करे तो उसे लेकिन सच सच बताना, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना। हाँ, परमिशन ले लेनी है पहले। किससे परमिशन लेनी है? चले पहले परमिशन की बात कर लेते हैं। अगर क्लाइंट परमिशन दे तो जवाब लेके, और सारा कुछ सच सच बताए। अगर क्लाइंट परमिशन ना दे फिर भी जवाब दे, लेकिन अब की बार जवाब में उसे इंफॉर्मेशन नहीं देनी, बल्कि ये बताना है कि परमिशन नहीं मिली। जवाब का जवाब है, मेरी तरफ से जवाब है। इसी तरह असाइनमेंट आप करते रहे तो मेरी तरफ से जवाब है, इसी तरह छुट्टियां करते रहे तो मेरी तरफ से जवाब है। तो अगर आउटगोइंग ऑडिटर ने इजाजत नहीं मिली और उसने इनकमिंग ऑडिटर को बता दिया, ऑडिटर क्या करेगा? अब भी ये स्कोप लिमिटेशन है। इनकमिंग ऑडिटर कहेगा मैनेजमेंट को, भाईजान मुझे तो आपने एक हाथ से मुझे इजाजत दे दी और दूसरे हाथ से उसको रोक दिया, उसका मुंह बंद कर दिया कि कुछ बताए ना, ये भी स्कोप लिमिटेशन है। इस पे भी ऑडिटर क्या करेगा? ड्रॉ करेगा। भाई कुछ बात समझ आई? रिप्लाई करना लाजमी है तो रिप्लाई कर रहा है। आउटगोइंग ऑडिटर रिप्लाई कर रहा है, रिप्लाई में वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा जो पूछी थी, रिप्लाई तो कर रहा है ना, और रिप्लाई में यही बता रहा है इजाजत नहीं मिली, इजाजत नहीं मिली। ठीक है, अब बात नहीं मानने, ठीक है आगे चलते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर? इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप सोचना है आप। छोटा सा कंसेप्ट है, लगे आता हूं। वर्क कंप्लीट। फुड़का दे, नहीं फुड़का रहा यार, ऐसा ये फुड़का का लफ्ज आपने बोला है ना, तो ये मुझे आग लगा दिया आपने। आज तक नहीं फुड़काया तो आज फुड़काऊंगा मैं। नहीं, अब नहीं बढ़ा रहा, अब नहीं बढ़ा रहा। ये जो फुड़काने का लफ्ज बोला ना, लेकिन ये होम असाइनमेंट, ये 1 2 4 6 6 मिट गया। ये होम असाइनमेंट नोट कर लें, कल लाजमी करके आनी है। ये चैप्टर इन एडिशन टू चैप्टर 4 है। होम असाइनमेंट नोट कर लें। इतनी ज्यादा असाइनमेंट है, करते करते आप की जान निकल जाएगी, है ना। सुबह करने बैठेंगे रात हो जाएगी, असाइनमेंट खत्म नहीं होगी, इतनी बड़ी असाइनमेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये असाइनमेंट जरूर नोट कर। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।